हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर जो ईडी के जो छापे लगने लग रहे हैं, ईडी से जो पूछताछ होने लग रही है, आपका एजेंडा बिल्कुल सीधा है, फंडा बिल्कुल सीधा, या तो हमारे हिसाब से चल, नहीं तो जेल में चल। देखिए ऐसा है जगदीप भाई, ये प्रयास है विपक्षी मित्रों का। और विपक्षी मित्र चाह क्या रहे हैं? वो एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जब वो सत्ता में होते हैं खुल के भ्रष्टाचार करते हैं, देश और प्रदेश के संसाधनों की लूट करते हैं। वैसे उस टाइम उस जमीन का रेट क्या होता था? लगभग 25 लाख रुपए प्रति एकड़ टेंटेटिव मैं बता रहा हूँ उस वक्त गुड़गांव के अंदर। अब वो 30 लाख में मान लो बिल्डर ने ले ली। हाँ, वो बेचारे डर के हुआ था। हाँ, तो तू ले ले 30 लाख में ले ले, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही बिल्डरों ने वो जमीन ले ली जी, हुड्डा साहब ने वो विड्रॉल या अधिग्रहण रद्द कर दिया, मतलब वो रिलीज कर दी उन लोगों को। जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, इन अभी इलेक्शन 2-2.5 महीने बाद है। सोरेन साहब, आपके लालू यादव जी, आपके केजरीवाल साहब, हमारे हुड्डा साहब, ईडी को बड़ा प्यार हो गया इनसे। सोरेन तो गिरफ्तारी हो गया जी। आपको पता है सोरेन ने क्या किया? हेमंत सोरेन ने जो मिलिट्री की जमीन थी, सेना की जमीन जी, वो जाली कागज तैयार करके पहले तो अपने परिवार के नाम कर ली। आपको पता है सेना की एसेट को बेचना देशद्रोह होता है। तो मान लो जो 14 प्लॉट है, 13 प्लॉट है, ये हम ये भी तो सोच सकते हैं ना, रैंडमली कोइंसिडेंटली उनके रिश्तेदार में चले गए होंगे। नहीं, उसमें भी एक गजब चीज है। जब क्या होता था, जब आप प्लॉट अप्लाई करते हो ना, तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है, कि मेरे को आप इंडस्ट्रियल प्लॉट दो, मैं यहाँ पे ये बिजनेस करूंगा। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है ना। साबित कैसे करोगे? चलो ये भी होगा, वो भी होगा, अभी साबित कैसे करोगे? ये साबित हुआ है काम एजेंसी का है। कोर्ट में कहीं प्रूव हुआ है? कोर्ट ने कहीं चल रहा है मामला, कोर्ट में चल रहा है। एक तो कोर्ट ये कहता है प्रथम दृष्टया यू आर कल्प्रिट, कोर्ट ने ऐसा कहीं कहा है? पता है 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब चार्जशीट कभी चार्जशीट, हाँ, मतलब एक तरह से आरोप पत्र 3-4 साल पहले हुई थी मेरे ख्याल से। हाँ, तो आरोप पत्र क्या होता है? इज कंफर्म। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये मान लिया कि हाँ भाई ये मामला बनता है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चार्जशीट का मतलब है उनको दोषी मानना है, इसीलिए एजेंसी ने अपनी तरफ से चार्जशीट फाइल करती है कि देखो जी ये दोष है और ये इसके हमारे पास एविडेंस है। वो एक कानूनी प्रक्रिया है। ठीक। अभी हुड्डा साहब की जो खबरें चलती है कि हुड्डा साहब देखो कमजोर तो नहीं है, इलेक्शन में तो स्ट्रॉन्ग आदमी है। हाँ, वो बात अलग है, कांग्रेस अपने एमपी कैंडिडेट्स का नाम नहीं दिखा पा रही है, भाजपा अपने विधायक कैंडिडेट्स का नाम नहीं दिखा पा रही है, तो सबको ये लग रहा है आएगा तो मोदी, ऐसा लग रहा है। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हरियाणा की स्थिति तो डाउन है। नो, आप क्या बात कर रहे हो? हुड्डा साहब ने, पहले तो चलो हुड्डा साहब पे बात कर लेते हैं जी। लोकसभा का चुनाव लड़ा था सोनीपत से जी, हार गए थे जी। दीपेंद्र लड़ा था, हार गए थे जी। और दावा करते थे हमारा गढ़ है, ये पता नहीं क्या क्या बातें करते जी। ये जनता है साहब, जनता माफ नहीं करती। सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई, हरियाणा में एक विषय है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विषय क्या है? ये तो नाम है। विषय क्या है? विषय है उनके खिलाफ 2 बार ईडी से पूछताछ हुई इन दिनों। खबर ये चले हैं कि भाजपा अपने हिसाब से ईडी की पूछताछ करावे हैं। जैसे ही इलेक्शन होगा तो ईडी के प्रेशर से या तो उनके हिसाब से चलें या उनको जेल में डाल दिया जाए। खबर जो आम आदमी में चले वो यही है। इस बात की चर्चा खातर आया हूं मैं चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट 8वीं मंजिल, और ऐसे व्यक्ति जो हर पॉइंट पे यूं बतावा है कि भाई सच्चाई क्या थी। आप सब ने सुना ही होगा मानेसर डील, वो जमीन घोटाला जो हुड्डा साहब पे आरोप लगे हैं। अब वो है क्या, आम आदमी ने पता ही नहीं। वैसे नू तो पता है कुछ तो करप्शन हुआ है, प्लाट को लेकर, जगह को लेकर, वो क्या होया है क्या नहीं होया पता नहीं, लेकिन उस पर विशेष चर्चा के लिए यह वीडियो है। हमारे साथ हैं प्रवीण आत्रेय जी, मुख्यमंत्री साहब के मीडिया सचिव। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जगदीप जी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो कॉपीराइट है आपका? नहीं, कॉपीराइट नहीं है, हर सनातनी का कॉपीराइट है, हर व्यक्ति का कॉपीराइट है। भगवान राम तो हमारे जीवन की धुरी है जगदीप जी जी। हम सब सनातनी हैं जी, और हमारे जीवन की धुरी है भगवान राम। इसलिए मिलते ही सबसे पहले बोलो जय श्री राम। अब तो और भी मजा आ रहा है बोलने में, हमेशा आता रहा। हाँ, अब केवल ये फर्क हुआ कि 500 साल से जो लड़ाई सनातनी लड़ रहे थे, विदेशी आक्रांता आए, हमारे भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया, वहां पे एक मस्जिद का निर्माण कर दिया,
लेकिन पहले हम मजबूर थे 1947 से पहले, क्योंकि हम गुलाम थे, अंग्रेजों का राज, पहले मुगलों का राज, फिर अंग्रेजों का राज। लेकिन 1947 के बाद भी जो लोग सत्ता में आए जी, उन लोगों ने भी वही काम किया जो अंग्रेज करते थे। हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ के जो मस्जिद बनाई गई थी, होना तो ये चाहिए था कि उन लोगों को उस मस्जिद की जगह दोबारा भगवान श्री राम की स्थापना हो, वहां पे मंदिर दोबारा बने जी। लेकिन आपको ध्यान होगा जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी थी, तो लंदन का एक अखबार है द गार्जियन, उसने लिखा था आजादी के बाद पहली बार भारत के अंदर भारतीयों की सरकार बनी। ये मैंने नहीं, ये 2014 में मोदी जी की सरकार बनने पे द गार्जियन अखबार ने लिखा था। तो आप समझ सकते हैं भगवान राम के मंदिर का जो दोबारा से निर्माण हुआ, वहां पे जो प्राण प्रतिष्ठा अभी 22 तारीख को हुई, वो इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार के कार्यकाल में, इस सरकार के सहयोग से और हम सब सनातनियों ने मिलके जी, क्योंकि वो जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें देश के लोगों का योगदान है, सब लोगों ने चंदा दिया है, जिस वजह से वो मंदिर का निर्माण हुआ। और बहुत सारे मैंने ऐसी क्लिपिंग भी देखी, बहुत सारे आर्किटेक्ट, बहुत सारे जो मजदूर मिस्त्री, करोड़पति अरबपति थे, वो फ्री में मजदूरी करने के लिए भी आए हैं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी ये सौभाग्य की बात है। सौभाग्य हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान राम की सेवा करने का मौका मिले जी। आपको मिलेगा, आप भी करेंगे, मुझे मौका मिलेगा, मैं भी करूंगा जी। और ये हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है। तो बहुत से देखो, हर सनातनी की एक इच्छा थी। हमें इस बात को ऐसे समझना चाहिए जगदीप भाई कि सैकड़ों लोगों की तो जान चली गई, सैकड़ों में कमी बोल रहा हूं क्योंकि ये लड़ाई जो है 1800 से पहले से शुरू हो गई थी कि वहां दोबारा से भगवान राम इतने लोगों में तो गोलियां ही चली थी मेरे ख्याल, कार सेवकों की जान गई। तो लोगों ने अपनी जान दी। लोगों के जीवन का एक ही ध्येय की उद्देश्य था कि भगवान राम का मंदिर दोबारा यहाँ पे बने। और सबसे बड़ा दुखद कि भारतवर्ष भगवान राम की जन्मभूमि, कर्म भूमि, भगवान राम की धरती पे भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? लेकिन अब खुशी है। मैंने योगी जी का भाषण सुना उन दिन जब वो वहां पे भाषण दे रहे थे। मैंने मोहन भागवत जी का सुना, मैंने योगी मोदी जी का सुना। तीनों के भाषण में एक जो लाइन जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, खुशी देने वाली थी, मोदी जी की, अब राम टेंट में नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई वर्ष भगवान राम को, रामलला को तंबू में रहना, तंबू में नहीं रहेंगे जी, अब वो महल में रहेंगे। और इस देश का, और मैं अकेले भारत की बात नहीं करता हूं, दुनिया के 56 देश ऐसे हैं जहां पे भगवान राम को किसी ना किसी रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। और रामायण जो अपने यहाँ पे जैसे रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण, इंडोनेशिया, 56 देश है ऐसे जी जी। मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, जहाँ पे 27 करोड़ लगभग मुस्लिम है। और वहां पे एक और चीज देखिए, वहां के नोट पे गणेश की प्रतिमा है। बिल्कुल है। आप इंडोनेशिया जाइए, आप थाईलैंड जाइए, आपको थाईलैंड के अंदर उनकी जो एयरलाइन है गरुड़ा, उसका नाम भगवान गरुड़ के नाम पे है, क्योंकि वो सब वो देश थे जहां पे पहले सनातनी होते थे, सनातन धर्म होता था। विदेशी आक्रांताओं ने जो प्रयास पूरी दुनिया में किए तो वहां भी किए। लेकिन हम भारतीय वो लोग हैं जिनको मिटाने के लिए सैकड़ों साल प्रयास होते रहे, सनातन को खत्म करने के प्रयास होते रहे, लेकिन सनातन तक्षशिला यूनिवर्सिटी तक को खत्म कर दिया गया। बिल्कुल किया जी जी। तो भाई ये तो विषय है राम का, लेकिन हमारा विषय ये नहीं था। ये तो बात चलते चलते और चल पड़ी। अब चल पड़ते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर जो ईडी के जो छापे लगने लग रहे हैं, ईडी से जो पूछताछ होने लग रही है। आपका एजेंडा बिल्कुल सीधा है, फंडा बिल्कुल सीधा, या तो हमारे हिसाब से चल, नहीं तो जेल में चल। देखिए ऐसा है जगदीप भाई, ये प्रयास है विपक्षी मित्रों का। और विपक्षी मित्र चाह क्या रहे हैं? वो एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जब वो सत्ता में होते हैं खुल के भ्रष्टाचार करते हैं, देश और प्रदेश के संसाधनों की लूट करते हैं। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनती है, प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, बड़ा स्पष्ट घोषणा थी कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। अब जैसे जैसे इन विपक्षी नेताओं की जांच हो रही है जी, वैसे वैसे तिलमिला रहे हैं। और एक इनका विक्टिम कार्ड सबकी जेब में रहता है, तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं कि साहब ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है।
ये तो राजनीति से प्रेरित है, जबकि तथ्य जो है वो स्पष्ट इशारा करते हैं। मैं वो तथ्य ही जानने आया हूं जी। मैं ये जानना चाहता हूं, ये मानेसर का ये क्या मामला है? हमने खबरों में, अखबारों में बहुत पढ़ लिया, सच्चाई में क्या है? और वो भाषा से मैं जानना चाहता हूं, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ना यूज करके, नहीं। जो आम आदमी के समझ में आए, और वो ये बताए कि भाई हमारे प्रवीण आत्रेय जी कितना सही और कितना गलत बताए। देखिए ऐसा है, बिल्कुल, क्योंकि कमेंट आएंगे लोगों हाँ, बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊंगा। और अकेला मानेसर लैंड डील का मामला ऐसा भी नहीं है। पंचकुला के अंदर एजेएल प्लॉट आवंटन मामला, एजेएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, ये कंपनी थी जो नेहरू गांधी परिवार की कंपनी, जिसका एक अखबार चलता था, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड, हाँ बिल्कुल है। ये वही है, ये वही है जिस कंपनी की प्रॉपर्टी यंग इंडिया नाम से एक नई कंपनी बना के राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो स्टेक है लगभग 86% है, इसी एजेएल की प्रॉपर्टी को तो वहां ट्रांसफर किया है। और उसके अलावा पंचकुला 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामला। और ये देखिए, आपको ध्यान होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री जी, तो उनकी सरकार बदनाम थी किस नाम से? प्रॉपर्टी डीलर की सरकार। आज भी चर्चा होती है प्रॉपर्टी डीलर की सरकार अब थी। तो आप करवा ही रहे हैं। हाँ, तो वो ये तथ्य बता रहे ना। अब मानेसर लैंड डील को ले लीजिए जी। मानेसर लैंड डील में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ डिटेल में। 912 एकड़ जमीन, 912 जी, भूपेंद्र हुड्डा साहब से पहले सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला जी की, ठीक है। 912 एकड़ जमीन एक्वायर करने का प्रपोजल देती है सरकार, किस लिए? कि जो मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए आवासीय सुविधा बनाने के लिए, मतलब जो गरीब कर्मचारी हैं उनको मकान मिलेगा। मतलब मुख्यमंत्री साहब ने कहा भाई 912 एकड़ जमीन हम गरीबों के लिए अधिग्रहण करेंगे जी, ठीक है। और ये आदेश किसको दिया? जिसकी वो जमीन थी। ये ऐसा होता है जब सरकार कोई जमीन अधिग्रहण उस वक्त, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मामले बड़ा स्पष्ट कर दिया कि सरकार किसान की जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी। हमने ई भूमि पोर्टल नाम से एक पोर्टल बना दिया, किसान अपनी मर्जी से उसके ऊपर अब डालेगा कि मेरी 4 एकड़ या 5 एकड़ या 2 एकड़ जमीन है, मैं इस भाव सरकार को देना चाहता हूं। सरकार के अधिकारी उसके पास जाएंगे, मोल भाव करेंगे, जहां पे उन दोनों की आपसी सहमति बनेगी सरकार ले लेगी। मनोहर लाल जी ने खत्म ही कर दिया कि सरकार एक्वायर करे। हरियाणा सरकार अब एक्वायर ही नहीं करती, ई भूमि पोर्टल बना दिया। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर सरकार को जमीन एक्वायर करनी है तो सरकार एक प्रपोजल, जिसको हम सेक्शन 4 बोलते हैं ना, बेसिकली वो प्रपोजल होता है, ठीक है, कि हमें आपकी ये जमीन चाहिए, इस काम के लिए चाहिए, हम यहाँ पे आवासीय सुविधा बनाना चाहते हैं कर्मचारियों के लिए जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, गरीब कर्मचारी। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने, हुड्डा साहब ने नहीं, ये चौटाला साहब ने किया था। अब ये समझो, ठीक है, ये 2004 की बात है, चौटाला साहब की सरकार के आखिरी समय की बात है ये, ठीक है। उन्होंने 912 एकड़ जमीन जो है उसको अधिग्रहण करने के लिए एक प्रपोजल दी, यानी कि सेक्शन 4 इशू किया, ठीक है। मतलब जिनकी वो जमीन थी उनको सेक्शन 4 का नोटिस दे दिया, ठीक है। अब सरकार बदल जाती है, ओके, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री आ जाते हैं। अब यहां पे आके खेल शुरू होता है। जब वो 912 एकड़ जमीन के लिए सेक्शन 4 लगा तो उसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर थे, जैसे उसमें एक आईटीसी कंपनी है, इंडियन टोबैको लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है, वो कहते थे जी ये 200 एकड़ तो हमारी है, इसमें हमारा गोल्फ कोर्स है, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। वो कोर्ट में चले गए, आप समझे, ठीक है। अब उसके अंदर से लगभग 400 एकड़ जमीन हुड्डा साहब का, देखो हुड्डा साहब ने ना भ्रष्टाचार का एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया, मैं तो उसको इजाद कहूंगा, एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया। क्या किया? जो सेक्शन 4 तो पहले इशू हो चुका था, अब अगला कदम क्या होता है? सेक्शन 6, ठीक है। हुड्डा साहब की सरकार ने सेक्शन 6 का नोटिस इशू कर दिया। सेक्शन 4 में तो अधिग्रहण का मामला, प्रपोजल होती है, ठीक है। सेक्शन 6 उसका अगला स्टेप होता है कि हम आपकी ये जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। फिर होता है सेक्शन 9, उसके बाद होता है अवार्ड, फिर अवार्ड घोषित होता है। हुड्डा साहब ने सेक्शन 6 इशू कर दिया। अब किसानों में हड़कंप मच गया कि भाई हमारी जमीन तो सरकार ले रही है, हड़प रही है, ठीक है। अब उस वक्त जो सरकारी रेट था अब पर एकड़ का अधिग्रहण का लगभग 25 लाख रुपए उस वक्त गुड़गांव में, ठीक है, लगभग इतना था पर एकड़ का, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, लगभग इतना था, ठीक है। अब जैसे ही किसानों के पास नोटिस जाते हैं, किसानों को घबराहट होती है, तो 912 एकड़ पे या 450 एकड़ पे नोटिस गए कि आपकी हड़प रहे हैं, हाँ, ठीक है, हम ये अधिग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बिल्डर लॉबी है, बिल्डर लॉबी किसानों के पास जाती है कि भाई तेरी जमीन तो एक्वायर कर रही है सरकार 25 लाख में यार, हाँ, मैं तेरे को 30 लाख देता हूं, तू मुझे दे, मैं जानू सरकार जाने। अब किसान डरा हुआ है, हाँ, उसको लगा ये तो 25 लाख में सरकार ले रही है, ये मेरे को 30 दे रहा है, 5 फालतू मिल रहे हैं, 5 फालतू मिल रहे हैं, दे इसको।
वैसे उस टाइम उस जमीन का रेट क्या होता था? लगभग 25 लाख रुपए प्रति एकड़, टेंटेटिव मैं बता रहा हूं उस वक्त गुड़गांव के अंदर। अब वो 30 लाख में मान लो बिल्डर ने ले ली। हाँ, वो बेचारे डर के हुआ था। हाँ, तो तू ले ले 30 लाख में ले ले, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही बिल्डरों ने वो जमीन ले ली जी, हुडा साहब ने वो विड्रॉल या अधिग्रहण रद्द कर दिया, मतलब वो रिलीज कर दी उन लोगों को, भाई हम नहीं अधिग्रहण करते, हम नहीं अधिग्रहण करते, जबकि 450 में बिल्डरों को दे चुके थे डर के मारे। तो क्या वो बिल्डर का लिंक हुडा साहब से है? अब मुझे एक बात बताओ, अब छोटी जी, अगर एक किसान की जमीन आप एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, और आप किस लिए कर रहे हो, प्रपोजल क्या थी कि वहां पे गरीब कर्मचारियों के लिए मकान बनेंगे, हाँ बिल्कुल, आप इसलिए अधिग्रहण कर रहे हो ना। लेकिन जब बिल्डर वो जमीन खरीद लेता है और आप वो अधिग्रहण रद्द कर देते हो, वहां पे कर्मचारियों के मकान नहीं बनते, वहां पे क्या बनता है, बड़े बड़े टावर, महंगी महंगी बिल्डिंगें। आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि ये जो बिल्डर है, क्योंकि जो 25 लाख रुपए एकड़ की जमीन थी उसका अधिग्रहण रद्द होते ही हुडा साहब ने CLU कर दी। अब देखो खेल भी, आपने चलो जमीन तो खरीद ली, CLU का मतलब चेंज ऑफ लैंड। ओके भाई, तुम यहाँ बिल्डिंग बना लो, और बिल्डिंग बनाने की CLU मिलते ही उस जमीन का भाव कितना हो गया? फिर तो जो लाख का था तो 10 गुना, 2.5 करोड़। आप समझ रहे हो बात? ओके, ये खेल है वो। तभी तो ईडी ये कहती है कि जो 1600 करोड़ रुपए की जमीन थी जी, वो मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीद ली बिल्डरों ने। 1500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब वो 1500 करोड़ का नुकसान किसका है? उस गरीब किसान का। गरीब किसान का है जो डर के मारे बेच गया। भाई तेरी जमीन जा रही है हाथ में, तू इनसे 5 लाख फालतू में दे दे। अब वो जो 1500 करोड़ का जब किसान को पता लगा कि अरे भाई हमारी जमीन इन्होंने डरा के बिल्डरों को दिलवा दी और अब उसके बाद अधिग्रहण भी नहीं किया, तो किसान चले गए शिकायत करने। ठीक है, ये शिकायत करता कोई और कौन से सन की बात है ये 2006-07 के अंदर ये सारा काम हुआ। ठीक और जब किसानों ने जो शिकायत की, पहले किसान लगातार शिकायत करते रहे, 2010 में शिकायत की, किसी ने गौर नहीं किया, 13 में की किसी ने, फिर शिकायत की उन्होंने 2015 में कि जी ऐसे से हमारे साथ तो ये धोखा हो गया, जब भाजपा आ चुकी थी। ठीक है, फिर हमारे खट्टर साहब ने क्या किया? ऐसा है कि पुलिस के पास जब शिकायत की, पुलिस ने मामला दर्ज किया। ठीक है, पुलिस ने जांच करनी शुरू की जी। फिर एजेंसी ने जांच करनी, सीबीआई के पास चली गई जी। फिर जब ये देखिए, जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, आपको पहले समझा देता हूं, एजेंसीज का अलग अलग काम है। विजिलेंस है, उसका काम अलग है। सीबीआई का काम है क्रिमिनल जांच करना। एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो ईडी होती है, इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना। जहां पैसे की गड़बड़ हो वहां ईडी का, ईडी आती है। फिर जहां झगड़े की कोई क्रिमिनल मामला सीबीआई आती है। ओके, फिर ईडी आई कि यार 1500 करोड़ रुपए का गड़बड़ है भाई, ये तो 1500 करोड़ में किसानों का जो है लूट लिया एक तरह से इनडायरेक्ट वे से। तब ईडी ने इसकी जांच करनी शुरू की कि 1500 करोड़ किसकी जेब में गया, कौन कौन हिस्सेदार है इसके। जांच यही होती है ना कि भैया किसको फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, उसकी जांच चल रही है वो। अब जैसे बार बार एक बात कह देते हैं कि साहब देखिए ऐसा है कि जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सरकार जो है वो ईडी को लगा देती है। हुडा साहब से नवंबर 2019 जी के अंदर पूछताछ जांच एजेंसी ने जांच की थी, पूछताछ की थी। 2019 में तो कोई चुनाव नहीं था, 1 महीना पहले चुनाव होके हटे थे, सरकार बन चुकी थी। ठीक है, 2021 में भी एजेंसी पूछताछ हुई, तब कौन सा चुनाव था भाई। एजेंसी का जांच करने का एक ढंग है। एजेंसी क्या करती है, जब जांच करना शुरू करती है सबूत इकट्ठे करती है। लेकिन हफ्ते में ही 2 बार पहुंच जाना सर। हाँ, तो एजेंसी को जैसी कोई सबूत, पुख्ता सबूत मिलेगा ना, वो तुरंत फिर नोटिस करेंगे कि भैया मेरे पास ये चीज आई है, बता इसके बारे में। ये एजेंसी का काम करने का ढंग है। एजेंसी क्या करती है, जैसे अभी आपने ईडी की वर्किंग देखी होगी, अरविंद केजरीवाल का मामला देखो ना, जो शराब घोटाले वाला, जिसमें ईडी नोटिस भेज रही है। हाँ देखा है, पहले 530 की दारू थी, वो 560 की हुई। जो प्रॉफिट सरकार को होना था वो उसको हो रहा है, ठेकेदार को हो गया। हाँ। और उसमें बाकायदा जब कोर्ट के अंदर जमानत मांगने गया मनीष सिसोदिया, तो कोर्ट की टिप्पणी बड़े मजेदार है कि 328 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा जी, इसका मतलब ईडी तो यही पूछना चाहती है ना अरविंद केजरीवाल से कि भैया 328 करोड़ जो कोर्ट कह रहा है ये किसने लिए और किसको दिए, ये बता दे आके। जबकि उतना फायदा सरकार को होता था, तुमने वो उनका कर दिया। ये पैसा कहाँ गया, किससे लिया और किसको। अब देखो क्या हो, ईडी सबूत इकट्ठे करती है। पहले उस अधिकारी से पूछताछ की जो उस वक्त वहां उस बैठक में मौजूद था जब ये शराब पॉलिसी बनाई जा रही थी।
उस अधिकारी ने बयान दे दिए जी। फिर वो जो ठेकेदार थे उन ठेकेदारों से पूछना शुरू किया। उन ठेकेदारों में से एक जो है वादा माफ गवाह बन गया। वो कहता जी मैं बता देता हूँ सब कुछ, मेरा अलवला में ले लो। जब ईडी ने सबसे सबूत इकट्ठे कर लिए, फिर ईडी बढ़ती है असली की तरफ कि अब तू आ जा भाई, हमारे पास ये सबूत आ गए हैं, अब तू इसके बारे में बता, तेरा क्या कहना है। ये होता है, जांच उसी ढंग से होगी ना। जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, इन अभी इलेक्शन 2-2.5 महीने बाद है, सोरेन साहब, आपके लालू यादव जी, आपके केजरीवाल साहब, हमारे हुड्डा साहब, ईडी को बड़ा प्यार हो गया इनसे। सोरेन तो गिरफ्तारी हो गया जी। आपको पता है सोरेन ने क्या किया है? हेमंत सोरेन ने जो मिलिट्री की जमीन थी, सेना की जमीन जी, वो जाली कागज तैयार करके पहले तो अपने परिवार के नाम कर ली। आपको पता सेना की एसेट को बेचना देशद्रोह होता है। हाँ बिल्कुल है। इंग्लैंड के अंदर चले जाओ, कानून है, देशद्रोह लगता है अगर आपने सेना के साथ ऐसा किया। जापान चले जाओ, देशद्रोह लगता है। अमेरिका चले जाओ, देशद्रोह लगता है। इतने बड़े आदमी ऐसा कैसे कर लेते हैं? पैसे का लालच। चलो हम हुड्डा साहब पे आते हैं, फिर ये बात पूरे इंडिया स्तर पे हो जाएगी। हम बात करते हैं, ये बताया आपने हुड्डा साहब का एक जो द हेरल्ड, अब मैं नेशनल हेराल्ड वाला बता देता हूँ जी, जो अखबारों में कई बार चलता है। हेरल्ड हेरल्ड हेरल्ड। एजेएल जो है, पेरेंट कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जी। इस कंपनी को एक इंडस्ट्रियल प्लॉट कांग्रेस की सरकार में पहले, बहुत पहले अलॉट हो जाता है पंचकुला सेक्टर 6 में, कि वहां पे एक कंपनी जो है बिल्डिंग बनाएगी और अखबार छापेगी यहाँ पे। ठीक है। अब वो प्लॉट जो है वो लगभग 62 लाख रुपए में, तब उस वक्त का रेट जो है, उसमें उस वक्त का जो हुडा डिपार्टमेंट होता है जी, HUDA हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अलॉट कर देती है। ठीक है। अब उसमें नियम ये होता है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी होगी, इसको बनाना होगा, लेकिन एजेएल जो है वो नहीं बनाती। नियमों की अवहेलना। जब नियमों की अवहेलना होती है तो वो रिज्यूम, डिपार्टमेंट की एक फॉर्मेलिटी होती है, वो रिज्यूम का नोटिस भेजते हैं कि भाई आपको इस नियम के तहत इतने टाइम में बनाना था, आपने बनाया नहीं, हम ये रिज्यूम कर लेंगे। वो फिर एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि हमें साल का टाइम और दे दो, हम बना लेंगे। ठीक है। साल का टाइम दे दिया जी, उन्होंने फिर नहीं बनाया। अब होता यह है कि सरकार बदल जाती है, सरकार आ जाती है बंसीलाल जी की, तब बंसीलाल कांग्रेस छोड़ चुके थे। तो बंसीलाल जी क्या करते हैं, उस प्लॉट को रिज्यूम करवा देते हैं कि भाई ये नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, ये नियमों के मुताबिक ये बना नहीं रहे हैं, तो सरकार अपना प्लॉट वापस ले लो इनसे। ठीक है। प्लॉट वापस ले लिया जी। अब आ जाती है हुडा साहब की सरकार। अब हुडा साहब क्या करते हैं, कंपनी एजेएल फिर चिट्ठी देती है हुडा साहब को कि ये हमारा प्लॉट हमें वापस अलॉट कर दिया जाए 62 लाख रुपए में, जिसमें पहले हुआ था वो सेम रेट में। इस दौरान कितने साल हो गए, कोई बढ़ा ही नहीं रहा। दाम बहुत बढ़ चुके थे। तो जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे जब राय ली जाती है, अधिकारी फाइल पे लिखते हैं कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हम एज इट इज इसी कंपनी को री अलॉट नहीं कर सकते, अगर आप चाहो तो इसको फ्रेश अलॉट कर सकते हो, जो रेट बढ़ा हुआ, हाँ बढ़े हुए रेट पे दे सकते हो, जो आज का रेट है उस पे तो आप दे सकते हो। तो उसका 62 लाख का उस टाइम रेट क्या हो गया होगा फिर? 1 करोड़ 59 लाख का अंतर है दोनों में, लगभग 3 गुना रेट। ओके। अब उसमें क्या हुआ, अधिकारी ने टिप्पणी कर दी कि ऐसा नहीं हो सकता। एलआर जो लीगल ओपिनियन देते हैं डिपार्टमेंट के, एलआर ने टिप्पणी कर दी कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बावजूद हुडा साहब बतौर चेयरमैन ऑफ हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वो प्लॉट उनको एज इट इज मतलब री अलॉट कर देते हैं। उन्होंने कहा ये फाइल मेरे पास भेज, मैं साइन कर देता हूँ, पकड़ो इसको। देश के इतिहास में पहली बार कोई फाइल ऊपर से नीचे आई होगी। आमतौर पर तो फाइल नीचे से ऊपर जाती है। हाँ बिल्कुल, पहले दूसरा तीसरा, हाँ फिर ऊपर सीएम साहब तक जाती हो। ये घपला हुआ क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी की कंपनी है, राहुल गांधी की कंपनी है, इसलिए आपने ये काम किया। तो ये घपला कितने करोड़ का हुआ फिर? 1 करोड़ 59 लाख का मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा पेनल्टी, फाइन, ये सब होता है ना कि आप इसके ऊपर इतनी पेनल्टी लगनी थी, इतना फाइन। वैसे पैसे तो थोड़ा ही का मामला, कोई पैसे थोड़े ज्यादा का विषय नहीं होता। आप हरियाणा के नागरिक हो, ठीक है, हरियाणा की सरकार के पास जो पैसा है वो आपका पैसा है, हर नागरिक का पैसा है। सही है। किसको मेरे को क्या अधिकार है कि मैं आपके पैसे को इनको दे दूं? नहीं, सही बात है। कैसे दे सकता हूं मैं? ठीक है, आप समझ रहे हो बात? हाँ मैं समझ गया। चोरी तो चोरी है, भले वो 1 रुपए की है, भले 1000 रुपए की है, चोरी तो उस जगह का फिर हुआ क्या? वो उसके बाद तो नेचुरली है कि जब मामला डिस्प्यूट में गया, इसकी जांच होनी शुरू हुई है, वो आज ब्लॉक है। ओके। कभी आप मौका मिले तो पंचकुला 6 सेक्टर में जाके देख के आइएगा। ठीक है। मैं आगे तीसरे पे आ जाओ। तीसरा पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामला। हाँ, ये आवंटन मामला कई बार अखबारों में देखा है, क्या है अभी वो थोड़ा 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट थे, हुडा साहब की सरकार थी।
14 इंडस्ट्रियल प्लॉट निकाले गए। अब वो जो 14 प्लॉट थे, हालांकि 14 के 14 लॉट हुए थे, लेकिन बाद में जो मुझे जानकारी है, एक व्यक्ति ने अपना मना कर दिया था बाद में कि मैं नहीं लूंगा। वो एक कोई जज थे, शायद अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने मना कर दिया था। तो हम 13 की बात करेंगे। ठीक है। वो जो 13 लोग हैं ना, आप उनके जब नाम पढ़ोगे, वो लोग कौन है? वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिश्तेदार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पीए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रिंसिपल से, इस तरह के लोग हैं। 14 के 14 कांग्रेस का विधायक है, एक कांग्रेस, मतलब हुड्डा साहब के आसपास के जो लोग थे, हुड्डा साहब ने औने पौने दाम में वो प्लॉट उनको, क्योंकि अब तो क्या, कौन से सन की बात है ये जब हुड्डा साहब की सरकार थी, आप मान के चलो, पंचकुला से विधायक होते थे डीके बंसल। ये डीके बंसल 2005 से 9 के बीच में थे। जी 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 जी, हाँ ना, 5 से 9 के बीच में, हाँ 14 से तो पहले की बात है हुड्डा साहब के टाइम में, लेकिन 9 मतलब 5 और 14 के बीच की बातें हैं सारी। हाँ, ये 5 और 14 के बीच की बातें हैं सारी। ओके। अब क्या हुआ, आप समझे थोड़ा जी, कि वो जो प्लॉट पहले, अब तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मामला ही खत्म कर दिया ना, कि अगर कोई प्लॉट है उसकी ई ऑक्शन होगी, जो मर्जी चाहे तो ऑक्शन के अंदर फालतू बोली, कोई पार्टिसिपेट करो या ना करो, ठीक है। पहले क्या होता था, प्लॉट निकलता था, वो अलॉट होता था, ड्रॉ सिस्टम होता था, पर्ची निकाली, आ गया जगदीप का, पर्ची निकाली फलाने का आ गया। आप तो राजनीति में शुरू से हो, आपने नहीं भरा वो 13? मैं आपको अपना व्यक्तिगत किस्सा सुना देता हूँ। उस वक्त पंचकुला के विधायक होते थे स्वर्गीय डीके बंसल, मेरे मित्र भी थे वो जी। मैं खुद चाहता था वो प्लॉट भरना। ओके। और मुझे ध्यान है उसकी अर्नेस्ट मनी के लिए जो इनिशियल जमा करना होता है, मैं बैंक में गया डीडी बनवाने, ड्राफ्ट जी। बाई चांस बैंक के बाहर ही मुझे डीके बंसल जो है विधायक, वो और एक मेरा और बचपन का मित्र, दोनों मिल गए जी। तो जैसे ही मिले तो पूछते आपस में एक दूसरे से, मेरे बोले कैसे आए भाई साहब? मैं कि यार वो एक प्लॉट निकले हुए हैं, सोच रहा हूँ भर दूं, 14 में से एक मेरा नंबर भर दूं जी। तो मुझे विधायक कहता रहने तो भाई साहब मत भरना। मैं क्यों, क्या हो गया? बोले भाई साहब सब डिसाइडेड है, हुड्डा साहब ने फिक्स कर रखा है, ये मामला देखना डिस्प्यूट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, देखना। अब वो विधायक था, कांग्रेस का विधायक था। ओके। तो मुझे उसकी बात सही लगी, मैं कह यार ये तो ठीक ही कह रहा होगा, इसको तो जानकारी होगी। जब है कांग्रेस का आदमी, मैंने डीडी नहीं बनवाया, मैं वहीं से बाहर से वापस आ गया। मैं कहा छोड़ काहे को, क्योंकि वो पैसे जमा कराऊंगा, डिस्प्यूट में जाएंगे, मेरे पैसे भी पड़े रहेंगे 5-4 साल, काहे को जमा कराना, तो ज्यादा ही पैसे होते थे। तो मेरे सब ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है उन प्लॉट्स के बारे में। तो मतलब आप प्रदेश के संसाधनों की लूट कर रहे हो। तो मान लो जो 14 प्लॉट है, 13 प्लॉट है, ये हम ये भी तो सोच सकते हैं ना, रैंडमली कोइंसिडेंटली उनके रिश्तेदार में चले गए होंगे। नहीं, उसमें भी एक गजब चीज है। जब क्या होता था, जब आप प्लॉट अप्लाई करते हो ना, तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है, कि मेरे को आप इंडस्ट्रियल प्लॉट दो, मैं यहाँ पे ये बिजनेस करूंगा। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है ना, जिसमें आप बताते हो कि मैं इस चीज का बिजनेस करूंगा, इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट कैपिटल होगी, इतना मेरा ये, इतनी मेरी प्रोडक्शन होगी, उसमें एक ब्यौरा देते हो जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। सभी प्लॉट के अंदर सेम प्रोजेक्ट रिपोर्ट है फाइल में, आप समझ रहे हो, क्योंकि टेबल पे बैठ के डिसाइड कर लिया ना। हाँ। भी जगदीप एक तेरे को दूंगा, एक फलाने को दूंगा, एक फलाने को, डिसाइड हो गया। तो जगदीप ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाया, उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबको दे दिया, सबने नाम बदला ऊपर से और वही जमा कर 13 के 13 सेम वर्डिंग, सेम सब कुछ सेम है, कोमा इन्वर्टेड कोमा सब सेम। ये तो कोइंसिडेंटली नहीं हो सकता। वैसे तो हो जाता है, लेकिन इतना तो ये कोइंसिडेंटली कैसे हो सकता है कि सारे हुड्डा साहब के आसपास के लोग हैं? क्या इस हरियाणा के अंदर उन 13 लोगों के अलावा कोई लोग नहीं थे जो वहां पे बिजनेस करने वाले थे? एक से एक पैसे वाला है। फिर ऐसा कैसे तो भी ये साबित कैसे करोगे? चलो ये भी होगा, वो भी होगा, अभी साबित कैसे करोगे? ये साबित हुआ है, काम एजेंसी का है, कोर्ट में कहीं प्रूव हुआ है, कोर्ट ने कहीं कहा, मामला कोर्ट में चल रहा है। एक तो कोर्ट ये कहता है प्रथम दृष्टया यू आर कल्प्रिट, कोर्ट ने ऐसा कहीं कहा है? पता है 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब चार्जशीट कभी चार्जशीट, हाँ, चार्जशीट एक तरह से आरोप पत्र 3-4 साल पहले हुई थी मेरे ख्याल से। हाँ। तो आरोप पत्र क्या होता है? इज कंफर्म। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये मान लिया कि हाँ भैया मामला बनता है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चार्जशीट का मतलब है उनको दोषी मानना है, इसलिए एजेंसी ने अपनी तरफ से चार्जशीट फाइल करती है कि देखो जी ये दोष है और ये इसके हमारे पास एविडेंस है। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन वो मौका तब मिलता है जब कोर्ट ये मान ले कि हाँ इस मामले पे सुनवाई की जा सकती है, इस पे आगे बढ़ा जा सकता है। अगर वो मामला बेबुनियाद हो तो कोर्ट उसी टाइम उठा के फाइल मारती है, जाओ भाई ये तो कुछ भी नहीं है। मोटा मोटी मैं ये मानूं, चार्जशीट का मतलब अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट तैयार होती है, इसका मतलब वो दोषी तो है। आरोप पत्र तभी लगता ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है, कहीं कुछ तो फिशी है। पैसे कम ज्यादा वो अलग विषय है, लेकिन ये तो कंफर्म है। तो ये 3 मामले हैं जिनमें हुड्डा साहब, हालांकि वो एडवोकेट भी तो हैं, इतने तो नासमझ नहीं होंगे, और हरियाणा की राजनीति में सबसे स्ट्रॉन्ग राजनीतिक व्यक्ति भी वही हैं।
देखिए ये तो सब मैं क्या होता है कि जो लोग प्रचार करते हैं स्ट्रॉन्ग राजनीतिक व्यक्ति, फला व्यक्ति, आप हुड्डा साहब के राजनीतिक कैरियर को उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हुड्डा साहब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। 2005 में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, किसकी अध्यक्षता में लड़ा था? भजन लाल जी की। 67 MLA आए थे, हुड्डा साहब की अध्यक्षता में तो नहीं लड़ा था। लेकिन ठीक है, ये एक परिवार की पार्टी है, कंपनी है, मालिकों ने चाहा कि नहीं मुझे ये कर्मचारी नहीं, ये कर्मचारी मैनेजर बनाना है, उन्होंने हुड्डा साहब को बिठा दिया। उसके बाद अगला चुनाव कब आया? 2009 में, वो हुड्डा साहब की अध्यक्षता में लड़ा गया था। तो कितने विधायक बने थे? 40। फिर अगला चुनाव आया 2014 वाला, हुड्डा साहब की अध्यक्षता में लड़ा गया था, कितने विधायक बने थे? 15। अगर इतने स्ट्रांग थे तो ये गिरते क्यों चले गए? क्यों गिरते चले गए भी? अगर आपने सत्ता का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया होता तो जनता आपको याद रखती। आपने सत्ता का दुरुपयोग किया, व्यक्तिगत स्वार्थ, आपने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया। सत्ता के नजदीक जो लोग होते थे उनको आप लाभ पहुंचाते थे। नौकरियों के मामले में देख लो, हुड्डा साहब के टाइम में जो नौकरियों की बंदर बांट हुई है वो सबके सामने है। मुझे आज भी ध्यान है, HCS की भर्ती थी, 2 दिन बाद लिस्ट आनी थी, रिजल्ट डिक्लेयर होना था। विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 दिन पहले लिस्ट जारी कर दी थी कि देखो भाई ये लोग आएंगे, और वही आए थे लिस्ट में। क्या वजह थी कि 120 के करीब आप पोस्टें HCS की हैं और जिसमें से 60 से ज्यादा लोग आपके विधायक का बेटा, आपके नजदीकी का बेटा, आपके रिश्तेदार का बेटा वो पास लग गए। क्यों भाई? क्या उनके अलावा हरियाणा के बच्चे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट नहीं है? मनोहर लाल जी के टाइम में आप एक बता दो, एक जो लगेगा अपनी योग्यता से लगेगा। कांग्रेस की नेत्री है, अब मनोहर लाल जी के टाइम में वो शायद लेक्चरर लगी हैं, अपनी योग्यता से लगी हैं, हालांकि कांग्रेस की विधायिका है वो, लेकिन योग्य थी बच्ची, योग्यता से लग गई। गरीब का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, मनोहर लाल जी के टाइम में तो इनको नौकरी मिल रही है क्योंकि वो योग्य बच्चे हैं। हुड्डा साहब के टाइम में तो किनको मिलती थी? जो हुड्डा साहब के आसपास। चलो इस विषय पे मैं आपसे थोड़ी देर में इंटरव्यू कर लूंगा मैं, लेकिन अभी हुड्डा साहब की जो खबरें चलती है कि हुड्डा साहब देखो कमजोर तो नहीं है, इलेक्शन में तो स्ट्रॉन्ग आदमी है। हाँ वो बात अलग है, कांग्रेस अपने MP कैंडिडेट्स का नाम नहीं दिखा पा रही है, भाजपा अपने विधायक कैंडिडेट्स का नाम नहीं दिखा पा रही है, तो सबको ये लग रहा है आएगा तो मोदी, ऐसा लग रहा है। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हरियाणा की स्थिति तो डाउन है। नो 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 नो, आप क्या बात कर रहे हो? हुड्डा साहब ने, पहले तो चलो हुड्डा साहब पे बात कर लेते हैं जी। लोकसभा का चुनाव लड़ा था सोनीपत से जी, हार गए थे जी। दीपेंद्र लड़ा था, हार गए थे जी। और दावा करते थे हमारा गढ़ है, ये पता नहीं क्या क्या बातें करते जी। ये जनता है साहब, जनता माफ नहीं करती, याद रखती है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या किया, जनता भूलती नहीं है। आप नोट कर लीजिए जगदीप भाई, आपसे आज बोल रहा हूं, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मनोहर जी मुख्यमंत्री बनेगा। आप नोट कर लीजिए। ये कैसे आ जाती? 2016 आपके समय था, 2021 किसान आंदोलन आपके समय था, मतलब कौन सी तिकड़मबाजी है जो भाजपा फिर से कदी थी तीसरी बार आ रही है? 2016 के बाद तो चुनाव हुआ है 2019 का। हाँ वो भी मैं सोच ही रहा हूँ, 2021 के बाद फिर आप कह रहे हैं। अब जहां तक किसान आंदोलन की बात है, मैंने अभी 3 साल पहले वो हुआ, 3 साल पहले ये हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा कि जनता बहुत जागरूक है, और हरियाणा की जनता तो राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक है। हरियाणा की जनता झूठ को 100 कोस से पहचानती है। हरियाणा की जनता पॉलिटिकली अवेयर जनता है। जनता देखती क्या है कि किसने सत्ता में आके जनता की सेवा की। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, आप उनके कार्यकाल की हर योजना को उठा के देखो, उसका केंद्र बिंदु कौन है? गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्ति। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने गरीब और वंचित को उसका हक दिया जो पहले की सरकारों में देना तो दूर की बात है, मारा जाता था। आप देख रहे ना, युवा का हक छीन लिया जाता था। काबिल युवा घर बैठा है, सिफारशी जो है नौकरी पे लग रहा है। ये हालात इस प्रदेश के युवा ने। चलो नौकरी पे मैं आपसे विशेष अलग से टिक्का टिप्पणी करूंगा, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो फिलहाल तो ये वीडियो इतनी ही रोक रहा हूं मैं, क्योंकि वो एक अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूं मैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद जगदीप भाई। तो भाई यह वीडियो अपना किसी लगी, लेकिन कितने लोगों को लगता है कि हमारे प्रवीण आत्रेय जी सच बोल रहे हैं और किनको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं तो क्या झूठ इन बातों में है? अगर आपको झूठ नजर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उस पर फिर आपके प्रतिक्रिया ली जाओगी। और लग रहा है कि सच बोल रहे हैं तो इस मामले पर और आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल ये वीडियो इतनी, अपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।